नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर रुड़की से एक बड़ी खबर है। यहाँ के मंगलौर इलाके में एक मीट की दुकान बंद कराने पहुंची पुलिस ने लोगों से अभद्रता की। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान 23 जुलाई तक मीट की दुकानें बंद करने के आदेश थे, लेकिन पुलिस को एक मीट की दुकान खुली होने की सूचना मिली, जिसे बंद कराने पुलिस पहुंची थी, जिस पर पुलिस के साथ अभद्रता की गई। वहीं अभद्रता करने वाले आरोपी फरार हो गए। तो पुलिस की साथ यहां पर अभद्रता की गई और आरोपी वहां पर मौके से फरार हो गए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कल यानी गुरुवार को होगी। पहले फेज में 17,829 कैंडिडेट के भाग्य का फैसला होगा, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान होगा। गुरुवार को पंचायत चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए प्रदेश के 12 जिलों के 49 ब्लॉकों में मतदान होगा। इसमें 4,679 मतदान केंद्रों पर 5,823 मतदान स्थल पर वोटिंग हो रही है, जिसमें से 1,521 संवेदनशील केंद्र हैं, साथ ही 533 अति संवेदनशील केंद्र हैं। पंचायत चुनाव को लेकर पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। यहां पर भड़गांव जिला पंचायत सदस्य पद पर मतदान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मतदान पर रोक लगी है। कल ही डीडीहाट के भड़गांव जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान होना था। चकराता में देर शाम से बारिश शुरू हो गई है। कल चकराता में पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन मतदान में मौसम बाधा डाल सकता है। कल चकराता में वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले बारिश बाधा वहां पर बन सकती है। मतदान के दौरान देर शाम से ही बारिश वहां पर शुरू है। नैनीताल के 4 पहाड़ी ब्लॉक रामगढ़, बेतालघाट, ओखलकांडा और धारी में गुरुवार को पंचायत चुनाव होना है। डीएम नैनीताल ने कहा है कि सभी पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। सभी निर्वाचन जो ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं, पहले चरण का मतदान कल है, उसके लिए आज सभी पोलिंग पार्टीज को अपने बूथों के लिए भेज दिया गया है। लगभग सारी पार्टीज अपने यहाँ गंतव्य में सकुशल पहुँच गई हैं। जो अन्य तैयारियां होती हैं वो सब भी करा ली गई हैं। कल सकुशल मतदान संपन्न होने के लिए जो भी विभागीय अधिकारियों को अपने दायित्व दिए जाने हैं, वो सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पंचायत चुनाव के लिए कल मतदान होना है। इस वक्त चुनाव उस वक्त हो रहा है जब बागवानी और खेती का समय है। नेता वोट के लिए जोर लगा रहे हैं और किसान सुविधाओं का रोना रो रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। कल ठीक सुबह 8 बजे से वोट शुरू हो जाएगा, लेकिन ये पूरा फल बेल्ट जो जहां मतदान हो रहा है वो पूरा खेती किसानी को लेके है, बागवानी को लेके है। देख सकते हैं कि इस तरह से जो सेब हैं वो लदगद हैं। और ये एक मुद्दा पंचायती चुनाव में भी है कि मार्केटिंग और तमाम चीजें, लेकिन जो असल किसान के मुद्दे हैं वो किसी भी चुनाव में गायब हो जाते हैं। आय दोगुनी करने की बात होती है, लेकिन जैसे ये बड़ा सेब है, इसको मार्केट नहीं मिल पाता, ये अच्छा सेब है, इसको मार्केट मिल जाता है। तो इन चीजों को लेकर क्या करना होगा पंचायतों से लेके, क्योंकि सबसे बड़ी सरकार पंचायत ही मानी जाती है गांव के लिए। बिल्कुल आपने सही, हमने पैदा तो कर लिया। इसके लिए हमारा जो सप्लाई चेन है या स्टोरेज है या फिर हमारी मंडी की व्यवस्था है, मंडी में एक मैच्योर फल जाए, उसके लिए डिपार्टमेंट को, किसानों, बागवानों को, आड़तियों को, हमारे मंडी समितियों को और इन सब लोगों को एक धरातल पर आकर के, एक डिपार्टमेंट को भी आकर के, हमारे साइंटिस्टों को भी आकर के इसके विपणन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बात आने वाला जो चुनाव है, कल सुबह जो चुनाव होगा, मेरा आपके माध्यम से कहना कि ऐसे लोगों को चुनाव में जिताएं जो यहाँ की बागवानी, जो यहाँ की फल पट्टी है, जिंदा रहे। और यहाँ बीच में हमारे देवेंद्र बिष्ट जी ने कहा कि यहाँ मंडी
यहाँ बहुत नितांत आवश्यकता है। 70 रुपए का, यहाँ से 70 रुपए से लेकर 8 रुपए किलो तक का सेब लोगों ने, बनियों ने चाल करके हमारे सेब को बिल्कुल एकदम कूड़े के ढेर में बेच दिया। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, मुक्तेश्वर, नैनीताल। पौड़ी के 8 ब्लॉकों में भी मतदान होना है। वहीं डीएम ने पाबा ब्लॉक का डीएम ने निरीक्षण किया और चुनाव व्यवस्था का जायजा लिया। स्वयं भी हम लोग पाबो ब्लॉक में हम लोगों ने निरीक्षण भी किया और वहाँ पे भी जो भी व्यवस्थाएं थी सब बिल्कुल सुचारू थी। सभी के काउंटर्स आदि बहुत व्यवस्थित ढंग से बने हुए थे, खाने पीने और सभी जितने हमारे वाहनों के इंतजाम भी व्यवस्थित थे। तो सभी चीज़ का ये केयर लिया जा रहा है। उत्तराखंड में गांव की सरकार के जरिए बीजेपी 2027 में प्रदेश की सत्ता में हैट्रिक बनाने की पिच तैयार कर रही है। पंचायतों में गुरुवार को मतदान होना है। देखिए कितनी माइक्रो प्लानिंग के साथ बीजेपी ने चुनावी शतरंज बिछाई हुई है। प्रदेश के 12 जिलों के 8000 से अधिक गांवों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव गांव से लेकर जिला पंचायत तक की सरकार तय करेगा। इसके बाद अगला चुनाव 2027 में आएगा। लिहाजा बीजेपी माइक्रो प्लानिंग के साथ गांव की सरकार बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी ने हर विधायक को उसकी विधानसभा का और जिले में एक मंत्री या सीनियर लीडर को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। यानी टारगेट ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक हर कुर्सी पर बीजेपी के कब्जे की कोशिश है। जिला समन्वयक पार्टी के मंत्रीगण और वरिष्ठ पदाधिकारी इनको इस मोर्चे पे लगाया है। इनका ये काम जो है अपनी योजनाओं का आपस में कार्यकर्ताओं के साथ कैसा नियोजन करना है, उन सब का योजना का कैसा संयोजन करना है, इस व्यवस्था को लेकर हम 12 जिला पंचायत अध्यक्ष बनावे, हम 89 अपने ब्लॉक प्रमुख बनावे। मंत्री सौरभ बहुगुणा को बागेश्वर जिले का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मंत्री रेखा आर्य नैनीताल और सुबोध उनियाल को देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री गणेश जोशी को उधम सिंह नगर और धन सिंह रावत को चमोली की जिम्मेदारी मिली है। मंत्री सतपाल महाराज को रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं अभी 4 दिन के दौरे पे गया था। बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोग ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं और मैं कह सकता हूं कि इस बार हमारे सभी जिलों में अध्यक्ष हमारे बनने जा रहे हैं, क्योंकि जो रिस्पांस मुझे देखने को मिला है बहुत अच्छा रिस्पांस है। संगठन के इस माइक्रो मैनेजमेंट का असर भी दिखाई दे रहा है। जो मंत्री कल तक फाइलों में उलझे थे, इन दिनों गांवों के चौपाल लगाने में व्यस्त हैं। चुनावी मैनेजमेंट से लेकर ग्राउंड मोबिलाइजेशन तक मंत्री खुद कमान संभाल रहे हैं, क्योंकि ये जीत अब सियासत में उनकी पकड़ और भविष्य की पोजीशनिंग भी तय करेगी। यानी सरकार भले ही गांव की हो, लेकिन दांव पर बीजेपी की साख भी है, तो विधायकों और मंत्रियों का सियासी भविष्य भी। बीजेपी का गणित साफ है, ज्यादा से ज्यादा प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य जिताओ, फिर गांव, ब्लॉक और जिले में अपनी सरकार बनाओ। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव जीतने के लिए नेता हर वो तिकड़म अपना रहे हैं जिससे जीत उनकी या उनके किसी समर्थित प्रत्याशी की हो जाए। नैनीताल में बीजेपी किसे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगी, इसके दावे और वादे भी होने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। आप उनको सदस्य बनाएं। हम सरकार और पार्टी से निवेदन करेंगे कि उनकी सीनियरिटी को देखते हुए दोबारा से उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जाए। ये ऐलान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने हल्द्वानी में किया है। भगत निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया के लिए चुनाव सभा के दौरान इतने जोश में आ गए कि उन्होंने बेला को फिर से नैनीताल का जिला अध्यक्ष बनवाने तक का ऐलान कर डाला। मैंने ये ऐलान किया है कि आप जिताओ, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। पार्टी और सरकार से कहेंगे कि उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उनको जिला पंचायत अध्यक्ष पुनः बनाएं।
दूसरी तरफ दूसरे नेता भी इस जिला पंचायत की सीट पर निगाहें गड़ाए हुए हैं। जिले के निवर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद धर्मवाल ने तो अपनी पत्नी को इस पद के लिए दावेदार तक बता डाला। पार्टी ने अगर मेरी मैडम को टिकट दिया, मेरी मैडम जिला पंचायत अध्यक्ष की इस बार दावेदार रहेंगी और लगभग जिला पंचायत अध्यक्ष से बन के आएंगी। जाहिर है पहले चरण के मतदान और दूसरे चरण के प्रचार के बीच बीजेपी के नेता जिला पंचायत सदस्य की सीटें जीतने के लिए पंचायत अध्यक्ष का वादा और दावा दोनों ठोक रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने साफ कर दिया है कि अध्यक्ष पद को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। किसी की व्यक्तिगत चीजें हैं जो कहीं पर चुनाव प्रचार के दौरान आश्वासन और सारी चीजें देने का उनका वरिष्ठ नेताओं का होगा क्रम, तो उनकी व्यक्तिगत अभी राय है, इस संगठन की राय नहीं। अलग अलग नेताओं के बयानों से साफ है कि पार्टी की लाइन कुछ और है और नेताओं की लाइन कुछ और है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में फिलॉसफी और एक्शन ऑफ आरएसएस फॉर द हिंद स्वराज पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने किया। 75 साल पहले लिखी गई इस बुक में संघ की कार्यप्रणाली और हिंद स्वराज की अवधारणा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच को विस्तार से बताया गया है। बुक की लॉन्चिंग के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बुक के कुछ अंश बताते हुए संघ की विचारधारा, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर बात की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पुस्तक युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उन्होंने इस पुस्तक में न केवल कांग्रेस के दोहरे चरित्र और पश्चिम दुनिया के प्रति उनके मानसिक आकर्षण को उजागर किया, बल्कि कांग्रेस के सत्ता लोभ और उसके कारण राष्ट्रहित से बार बार समझौता करने की प्रवृत्ति के बारे में भी अपने विचार बहुत विस्तार से रखे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि संघ न केवल हिंदू धर्म की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है, बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों को, कुप्रथाओं को अंत कर संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करने में भी जुटा हुआ है। महाशिवरात्रि के पर्व के साथ हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला समाप्त हो गया है। 13 दिनों तक चली कांवड़ यात्रा में कांवड़ यात्रियों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी है। इस बार कांवड़ मेले में 4.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, जो नया रिकॉर्ड है। कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होने पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। बुधवार को डीएम और एसएसपी ने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ हर की पेड़ी से गंगाजल भरकर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। मेला सकुशल संपन्न होने पर सभी अधिकारी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते नजर आए। मेला काफ़ी चैलेंजिंग था इस बार, क्योंकि काफ़ी शुरू से ही हमने देखा था कि इवन 11 तारीख से पहले से एक बहुत कांवड़ यात्री आने लग गए थे। और जैसा मुझे हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि जो संख्या है वो अभी तक के किसी भी कांवड़ मेले से ज़्यादा संख्या इसमें आई है। इसके साथ ही सभी डिपार्टमेंट्स ने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया। पुलिस फोर्स ने दिन रात मेहनत करी है और विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनकी प्रेरणा से पुलिस और प्रशासन ने एक सूत्र में रह के पूरी कांवड़ यात्रा को बहुत अच्छे से संपन्न कराया। माननीय मैं कह सकता हूं कि अब तक की जो हमारी अनुमान के मुताबिक करीब 4.5 करोड़ से ऊपर कांवड़ यात्रा आज कंप्लीट हो चुकी है। इससे ऊपर निश्चित तौर पर और आगे आंकड़ा बढ़ने का। हरिद्वार में खत्म हुआ कांवड़ मेला महिला स्वयं सहायता समूह के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। कांवड़ मेले में 18 स्वयं सहायता समूहों ने 59 स्टॉल लगाए थे, जिनमें महिलाओं के उत्पादों की खूब बिक्री हुई है। 11 दिन की अवधि में स्वयं सहायता समूहों को 28 लाख रुपए की आमदनी हुई है, जिससे समूहों से जुड़ी महिलाएं काफी खुश हैं और अधिकारी भी संतुष्ट हैं। स्टॉल्स को सेटअप किया। टोटल पूरे कांवड़ रूट में हम लोगों ने 59 स्टॉल्स लगाए थे, जिसमें हमारी सीएलएफ जो हैं और जो एसएसजीज हैं उनके द्वारा स्टॉल्स लगाए गए। और 21 तारीख की मैं अगर आपको सेल्स बताऊं तो 21 तारीख तक 28 लाख का फिगर जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो बहुत ही अच्छी सेल्स हुई है और महिलाएं बहुत खुश हैं। हमने कांवड़ मेले में 15 दिन का स्टॉल लगाया है, जिसमें हमने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं और अपनी आमदनी का स्रोत भी बढ़ाया है। और हमें जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनका भी हमें बहुत सपोर्ट मिला है। उन्होंने भी हमें स्टॉल लगाने के लिए पैसे दिए हैं, जिससे हमने अपनी आमदनी बढ़ाई है।
सावन की शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से भक्तों की कतारें देखी गईं। मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा नजर आया। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे दिन भर गूंजते रहे। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर मेरे हिसाब से हर श्रद्धालु को यहाँ पे जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मान्यता प्राप्त है। बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। आज तो वैसे भी मतलब कभी कम है, अब जैसे जैसे दिन बढ़ता रहेगा तो वैसे ही बहुत भीड़ रहेगी। वैसे तो शिव हर जगह ही हैं, सारी जगह शिव हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि आपने पुराणों में भी सुना होगा, ग्रंथों में भी पढ़ा होगा दक्षेश्वर महादेव के बारे में, जो दक्ष प्रजापति के लिए है। इस मंदिर का तो ये महत्व है कि दक्षेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर हरिद्वार में। और महादेव का माना जाता है, किसी मान्यता है कि सावन में महादेव स्वयं यहाँ पे स्वयंभू हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं और सभी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामना लेके और उनकी हर मनोकामना पूरी भी करते हैं महादेव। शिवरात्रि पर शिवालयों में भक्त उमड़े, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भक्त उमड़े, हर हर महादेव के जयकारे की गूंज सुनाई दी। आप पे खड़े होने में 20 आदमी और खड़े होंगे, हम तो नहीं कह सकते ना। LUCC मामले को लेकर सीबीआई जांच और कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर केंद्रीय गृह सचिव से सांसद अनिल बलूनी मुलाकात करेंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि जनता को ठगने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, एक एक पाई वसूली जाएगी। दुनिया के किसी भी कोने से दोषियों को लाया जाएगा। LUCC बड़ी संख्या में लोगों के पैसे लेकर भागी है। तो सख्त एक्शन की मांग करेंगे अनिल बलूनी। केंद्रीय गृह सचिव से मिलेंगे अनिल बलूनी। LUCC पर सख्त एक्शन की मांग करेंगे। जनता को ठगने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तराखंड में मैनेजमेंट के अधीन चल रहे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रदेश में बुरे दौर में गुजर रहे हैं। यह हम नहीं बल्कि वो लोग खुद कहते हैं जो सिस्टम का हिस्सा है। देहरादून के MKP PG कॉलेज में प्रदेश भर से गर्ल्स स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए आती हैं। इन दिनों भी कॉलेज में नए एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन क्या इन स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन के बाद टीचर्स क्लास में मिल पाएंगे, इस पर संशय है। मैनेजमेंट के अधीन चलने वाले महाविद्यालय का हाल ये है कि मार्च से अभी तक टीचर्स को सैलरी नहीं मिली है। वहीं कॉलेज में 63 पद हैं, लेकिन प्रिंसिपल को मिलाकर सिर्फ 14 टीचर नियुक्त हैं। हमारे पास इस समय 63 का हमारे पास स्टाफ हुआ करता था। जब मैंने ज्वाइन करा था उस समय 63 था और इस समय एट प्रेजेंट सिर्फ 14 का स्टाफ बचा है, जिससे टीचिंग कार्य में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ऑफिस स्टाफ भी हमारा पूरा बहुत कम हो चुका है इस समय, 5-6 तृतीय श्रेणी और वही हाल हमारा 4th क्लास का भी है। मेरा सरकार से ये सवाल है कि बच्चे प्राइवेट कॉलेजों में ही जाएंगे और अगर वहाँ पे 3000 बच्चे पढ़ भी रहे हैं तो एक बच्चे के ऊपर लगभग 1000 बच्चों के ऊपर सिर्फ 10 शिक्षक हैं। ऐसे तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कॉलेजों की सीटें बढ़ाई जाएं। वैसे ये सिर्फ एक कॉलेज का हाल नहीं, रुड़की के KL DAV PG कॉलेज में भी यही हाल है। साथ ही DAV DBS जैसे कॉलेज भी टीचर्स की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे हालात को शिक्षा के जानकार ठीक नहीं मानते। पूरे डिपार्टमेंट खाली हैं। जहां MKP में करीब 60-62 पद हैं, वहां 42 पद खाली पड़े हैं और केवल टीचिंग के नहीं, नॉन टीचिंग के भी पद खाली पड़े। अब बच्चे किस उम्मीद से, मतलब स्पेशली लड़कियां, MKP की तो ये जो कहानी है वो ये है कि यहाँ पर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आते हैं। मतलब पहाड़ से इतनी लड़कियां आती हैं इंटर करके केवल MKP के नाम से, है ना। एक सुरक्षित माहौल है, पढ़ाई बहुत अच्छी। देश भर में नई शिक्षा नीति की चर्चा है और नए सिलेबस लागू हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये कोर्स कैसे पढ़ाए जाएंगे जब ज्यादातर कॉलेजों में टीचर्स की कमी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड में लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है। बॉर्डर को जोड़ने वाली ये रोड एक बार फिर बंद हो गई है। चैतलकोट के पास पहाड़ी दरकने के कारण ये रोड बंद हो गई है। रोड बंद होने के कारण यात्री फंसे हुए हैं। फंसे यात्रियों में ज्यादातर वोटर हैं। ये वोटर व्यास घाटी में कल होने वाले मतदान के लिए जा रहे हैं। केदारनाथ धाम में बिना परमिशन खराब मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ाना हेरिटेज एविएशन को भारी पड़ा है। जहां चार धाम में कंपनी कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा पाएगी, वहीं स्टेट में हेरिटेज एविएशन को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी है। पंद्रह जून को हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत के बाद केदारनाथ में हेलीकॉप्टर उड़ाने पर रोक लगी थी। डीजीसीए की रोक के बावजूद 14 जुलाई को हेरिटेज एविएशन का हेलीकॉप्टर यात्रियों के साथ देहरादून से केदारनाथ पहुंच गया। मौसम खराब होने की चेतावनी तक दी गई थी, लेकिन फिर भी कंपनी ने लापरवाही की, जिसके बाद यूकाडा ने हेरिटेज एविएशन को उत्तराखंड में ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस का जवाब देने को 15 दिन का वक्त दिया गया है। नोटिस हमने दिया हुआ है कि क्यों ना आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, आपके द्वारा ऐसे ऐसे उड़ान भरी गई है और हमारे मना करने के बावजूद आपने, और इनने एक हमें प्रत्युत्तर और भी दिया है जिसमें भी स्पष्ट है कि इन्होंने ये बोला है कि हाँ मैं उड़ गया था, बिना उसके उड़ा हूँ। इनका वो प्रत्युत्तर हमारे पास है। यूकाडा के मुताबिक पायलट ने नियमों और परमिशन को ताक पर रखा और पैसेंजर को लेकर खतरनाक केदार घाटी में गया। ऐसे में अगर कोई हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होता, और हादसे की सूरत में उंगली यूकाडा और राज्य सरकार पर उठती। खबर है कि इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग सवार थे, पर सवाल है कि क्या गलती सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट और कंपनी की थी? क्या यूकाडा की नजर में पैसेंजर दोषी नहीं हैं, जो पाबंदी और खराब मौसम के बावजूद केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हो गए? पैसेंजर्स का तो उतना इसमें रोल रहता नहीं है, क्योंकि एजेंसी ही मेन होती है जो उड़ाती है। पायलट का रोल होता है, क्योंकि पायलट भी बिना हमारे या डीजीसीए की अप्रूवल के नहीं उड़ सकता है, जबकि इसमें रोक लगी हुई थी। न्यूज़ 18 ने मामले में हेरिटेज एविएशन के मैनेजमेंट से बात की, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिल पाया। केदारनाथ रूट पर फिलहाल 15 सितंबर तक हेलीकॉप्टर उड़ाने पर रोक है, तो हेलीकॉप्टर उड़ाने से पहले इस बार पायलट, हेलीपैड, हेलीकॉप्टर सब कुछ चेक किया जा रहा है। ऐसे माहौल में बिना परमिशन के हेलीकॉप्टर उड़ाने के मामले पर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट सख्त है, ताकि कोई पायलट और हेली कंपनी लोगों की जान खतरे में डालकर हेलीकॉप्टर न उड़ाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।